हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू बायोलॉजी लॉन्च, जहाँ पे हम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज एंड दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो इससे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि पॉलीपेप्टाइड के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, फोल्डिंग के बारे में बहुत सारी बातें की हैं एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड बन गया, फोल्डिंग हो गई जैसी हम चाहते थे। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करेगा? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ऑल्सो हमें पता होना चाहिए दैट लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से लाइफ शुरू नहीं होती। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपका पॉलीपेप्टाइड बनता है वो लिविंग नहीं होता। लिविंग एज इन वो कोई भी लिविंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता। जब वो पॉलीपेप्टाइड एक सर्टेन वे में फोल्ड होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ से लाइफ शुरू होती है, यहाँ से लिविंग फंक्शंस शुरू होते हैं, राइट? सो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कि कौन कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट? सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। एक होता है रेपिटेटिव और एक होता है नॉन रेपिटेटिव। रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली एज द नेम इज सजेस्टिंग दैट वन यूनिट is repeated all over to make the polymer। एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है और पूरा पॉलीमर उस एक यूनिट से ही बना है। डिफरेंट मल्टीपल यूनिट्स इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? दैट दिस इज माई रिपीटिंग यूनिट और ये n टाइम्स रिपीट होके क्या बना रहा है? पॉलीमर बना रहा है। ठीक है, ये तो हो गई रेपिटेटिव की बात। इफ आई टॉक अबाउट नॉन रेपिटेटिव, तो नॉन रेपिटेटिव अगेन एज द नेम इज सजेस्टिंग कोई रेपिटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। देयर वोंट बी एनी repetition of a particular unit। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही यूनिट थ्रू आउट रिपीट हो। ठीक है, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? पहला यूनिट ये हो सकता है, दूसरा यूनिट ये हो सकता है, तीसरा यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न एट ऑल। हम नहीं बोल सकते कि एक ही पर्टिकुलर यूनिट है जो बार बार रिपीट होके पूरा पॉलीमर बना रहा है। सो दैट इज रेपिटेटिव एंड नॉन रेपिटेटिव secondary structures of protein। When I say repetitive structures, तो repetitive structures में आपके examples आते हैं helix या फिर sheets, है ना? अगर मैं नॉन रेपिटेटिव बोलती हूं तो उसमें आते हैं आपके टर्न्स, लूप्स, कॉइल्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें कोई एक यूनिट नहीं होता, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, कुछ नहीं। इट्स वेरी रैंडम, दे आर वेरी रैंडम स्ट्रक्चर्स। समझ आ गई? जो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं they are involved in forming structurally active conformations। ठीक है, also most of the biologically active या biologically important molecules are repetitive structures। अगर मैं नॉन रेपिटेटिव की बात करूं
So they simply act as fillers. एज सच पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये सिर्फ फिलर्स की तरह काम करते हैं, बीच बीच की जो स्पेसेस हैं उनको फिल आउट करते हैं। ये काम होता है नॉन रेपिटेटिव का। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है और इनको बीच की स्पेस को फिल कौन कर रहा है? कोई टर्न या कोई लूप फिल कर रहा है। आप समझ रहे हो? ये क्या है? दिस इज हेलिक्स। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, असली रोल इसी हेलिक्स का ही होगा, लेकिन इस हेलिक्स और इस हेलिक्स को बीच में से फिल कौन कर रहा है? इस गैप को कौन फिल कर रहा है? कोई नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई टर्न हो गया या फिर कोई लूप हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपिटेटिव एंड नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स। सो गुड सो फार। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अबाउट, स्पेसिफिकली अबाउट हेलिसेस। हेलिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हेलिसेस या हेलिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हेलिक्स अगर मैं आपको एक बहुत ही जनरल सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा सा दिखता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इस कॉइल्ड से स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है टर्न। ये जो आपको एक टर्न दिख रहा है, इसी को ही टर्न बोलते हैं, इसका कुछ अलग से डेफिनेशन नहीं है, इंग्लिश वाली डेफिनेशन है। एक जो घुमाव है उसको हम टर्न बोल देते हैं, ठीक है। सो टर्न इज सिंपली वन कंप्लीट round, and this is the repeating unit of helix। क्योंकि बार बार ये टर्न ही तो आपके पूरा हेलिक्स बना रहा है ना, this turn is being repeating again and again, so turn is the repeating unit of the helix। टर्न समझ आ गया। सेकेंड हम जो इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज पिच। पिच क्या है? पिच इज सिंपली द स्पेशियल डिस्टेंस ऑफ अ हेलिकल टर्न along its axis। simple as that, spatial distance। एक टर्न ने कितना स्पेस लिया, कितना स्पेस कवर किया, दैट इज नोन एज पिच ऑफ दैट हेलिक्स। तो आई होप कि टर्न और पिच ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। तीसरी जो टर्म आती है वो आती है एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ क्या होता है? इस पूरे हेलिक्स ने कितना स्पेस कवर किया, इस पूरे हेलिक्स ने कितना स्पेस कवर किया, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लेंथ। कंप्लीट spatial distance of the helix। तो एक टर्न ने कितना स्पेशल डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोल रहे हैं पिच, और कंप्लीट हेलिक्स ने कितना स्पेशल डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोल रहे हैं एक्सियल लेंथ। तो अगर ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई तो वी कैन टॉक फर्दर। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की। पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स। पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स फिक्स होती है, ये आपको याद करनी होती है। इट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये हमें याद करनी होती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। जैसे हम डीएनए की पढ़ते होते थे, डीएनए की पिच क्या होती थी? 34 एंगस्ट्रॉम होती थी। पिच ऑफ अल्फा हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो पिच हमें पता चल गई, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारा आता है नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न। नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न, इसको समझते हैं। नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न क्या है? मैंने आपको बोला एक हेलिक्स का एक टर्न दिस मच, दिस इज वन टर्न। तो इस एक टर्न में
कितने अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। रेजिड्यूज से मेरा क्या मतलब है, कितने अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, उसको मैं क्या बोल रही हूँ, नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न। सो दिस इज सिंपली द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स involved in making a turn। एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न इन एन अल्फा हेलिक्स per turn in alpha helix is 3.6। 3.6 अमाइनो एसिड्स साथ मिलके एक टर्न बनाते हैं इन एन अल्फा हेलिक्स। अगेन दिस इज अ वैल्यू विच मस्ट बी लर्न्ड। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि एक अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमाइनो एसिड्स मिलके एक टर्न बनाते हैं। सो दैट इज नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न इन एन अल्फा हेलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन। अब अगर आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पता चल गए और आपको पिच भी पता है, आपको ये पता है कि इस टर्न में टोटल जो स्पेशियल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम और इस पूरे टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स है। तो अगर मुझे दो अमाइनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़े तो मैं वो भी तो निकाल सकती हूँ वेरी इजीली। तो नेक्स्ट हम वही निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। दो अमाइनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए एक स्पेशल टर्म हमारे पास होती है विच इज नोन एज रेजिडुअल राइज। आपको डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स एज अ टर्म शायद ना आए, आपको रेजिडुअल राइज कहीं पे लिखा जाए तो आपको पता होना चाहिए रेजिडुअल राइज का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। तो दैट इज सिंपली pitch divided by number of residues per turn। What am I writing? Number of residues per turn, as simple as that, right? तो pitch हमारे पास कितनी थी 5.4 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मेरे पास कितने थे 3.6। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम। That means between two amino acids, the distance, the spatial distance is 1.5 angstrom। दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से 1.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे प्रेजेंट है। सिंपल। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, पिच देखा अमाइनो अल्फा हेलिक्स का विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमने नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न देखे तो हमने देखा कि एक अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं इन वन टर्न। उसके बाद हमने निकाला डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, तो हमें टोटल स्पेशियल डिस्टेंस पता है और हमें नंबर ऑफ रेजिड्यूज पता है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा विच इज 1.5 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल राइज। यहां तक ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिशनल और हेलिकल राइज। ट्रांजिशनल और हेलिकल राइज क्या होता है, अगर आप ऊपर से देखो, ऊपर से एक टर्न ऐसा दिखेगा टॉप व्यू से और मैंने आपको बोला कि इसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री बन रहा है। वन कंप्लीट टर्न will be 360 degree obviously, agreed। तो हर एक अमाइनो एसिड, मैं बोल रही हूँ 3.6 अमाइनो एसिड्स, अगर मैं मोटा मोटा चार आपको बना के दिखाऊं जस्ट फॉर दी पिक्टोरियल पर्पसेस, तो हर एक अमाइनो एसिड एक दूसरे से एक सर्टेन एंगल पे प्रेजेंट होएगा ना। एवरी अमाइनो एसिड will be at a certain
angle from each other. I hope that makes sense कि हर एक अमाइनो एसिड एक दूसरे से एक सर्टेन एंगल पे प्रेजेंट होएगा और यही एंगल, दिस एंगल is known as translational और हेलिकल राइज। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल या फिर हेलिकल राइज। द एंगल जिसपे आपके अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से प्रेजेंट है, दैट इज ट्रांजिशनल और हेलिकल राइज। तो अगर हमें ट्रांजिशनल या हेलिकल राइज निकालना हुई तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट्स अ वेरी लॉजिकल फॉर्मूला। ट्रांजिशनल राइज इट विल बी सिंपली 360 डिग्री, क्योंकि वो टोटल होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पर टर्न। कितने अमाइनो एसिड्स या कितने रेजिड्यूज हैं एक टर्न में, डिवाइडेड बाय टोटल विच इज 360 डिग्री, which will be 360 degree upon number of amino acids हमने अभी देखे हैं 3.6, so that becomes 100 degree. That means every amino acid in a turn is present at an angle of 100 degree. हर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से 100 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगा। समझ आ गई यहाँ तक? Last property which I'll be talking about is axial length. This is fifth property, I guess. Axial length. Axial length क्या है? पूरे हेलिक्स की लेंथ है। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स, जितने टर्न्स हैं उनको पिच से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्सियल लेंथ ही आ जाएगी ना। इफ दिस इज माय हेलिक्स, दिस इज पिच, और एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो जितनी टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स into pitch, number of turns into the spatial distance covered by one turn, that would be axial length. तो इसका फॉर्मूला सिंपली हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स into pitch। जितने टर्न्स हैं मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी उस हेलिक्स की पिच है, that will give you the axial length of the complete helix. हेलिक्स कैन बी ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स। मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ नाम बता रही हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट हेलिक्सेस हो सकते हैं। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ही बताऊंगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हेलिसेस। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए होगी कि कैसे बने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिक्सेस, आई कैन एक्सप्लेन दैट, बट दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड आई डोंट थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ यू विश टू नो, अगर आपको जानना है, यू कैन कॉमेंट इट डाउन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीधा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता रही हूँ। इफ समवेयर इट कम्स और यू शुड नो, तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता रही हूँ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो आपका 3.6 हेलिक्स होता है। That is the helix made up of 3.6 amino acids, जिसको आप अल्फा हेलिक्स के नाम से जानते हो। This is the most stable type of helix. इसके बाद आता है आपका 4.4 हेलिक्स, जिसको आप पाई हेलिक्स के नाम से भी जानते हो। इसके बाद आपका आता है 310 हेलिक्स। ये 310 3 अमाइनो एसिड्स नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट I am not going to explain right now, otherwise बहुत detailed video हो जाएगा। अगर आपको जानना है you can comment down. And the least stable is 2.2 helix. So that is the order of stability of different types of helices. सबसे ज्यादा stable alpha helix होता है, ये परम सत्य है, ठीक है। So with that we are done with helices. Now let's talk about the second type of secondary structure, which is sheets. शीट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि शीट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी पैरेलल शीट्स एंड एंटी पैरेलल शीट्स। शीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, that is parallel sheets and anti-parallel sheets.
ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल हम कैसे डिसाइड करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक पॉलीपेप्टाइड ऐसे बनाऊं, सी अल्फा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से NH, सी अल्फा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से NH, सी अल्फा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से NH। इसको एक काम करते हैं, हम सी डबल बॉन्ड ओ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट पे NH2 है और राइट पे सी डबल बॉन्ड O है, यानी कि COOH है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। दिस इज फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड। सेकेंड पॉलीपेप्टाइड भी मैं इसी कॉन्फर्मेशन में बना रही हूँ, मतलब वो भी NH2 से शुरू हो रहा है। बिल्कुल ऐसे बनेगा, सेम टू सेम। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा CO और NH के बीच में होती है। दैट मीन्स इस CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर उसके अलावा जो दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ऐसे होगी, इस NH और इस CO के बीच में। तो इस तरीके से आपकी, अगर आप इसको और लंबा पॉलीपेप्टाइड बनाओगे तो और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख लोगे। इस पेप्टाइड में हमें ये दो दिख रही है। So that is how your polypeptide will work and that is how your hydrogen bonding will form. लेकिन अगर मैं यहीं पे एक एंटी पैरेलल शीट भी बना दूं, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? उल्टा, मतलब यहाँ पे COOH से मामला शुरू हो रहा है। COOH, उसके बाद जाएगा आपका C अल्फा, फिर आपका जाएगा NH, फिर से आपका जाएगा C अल्फा, C डबल बॉन्ड O, C अल्फा, नहीं NH, यहाँ पे आपका आएगा NH, फिर जाएगा C अल्फा, फिर जाएगा, मैंने ज्यादा बना दिए ना, कितने अमीनो एसिड्स बनाए इधर? 2 3, एक गलत बना दिया है मैंने, नहीं। If this is your anti-parallel sheet, I've redrawn it for you correctly. तो अब अगर आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो इसमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, मतलब बिल्कुल सीधी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल शीट्स एंड एंटी पैरेलल शीट्स। पैरेलल शीट्स जो होती हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, दे आर पैरेलल शीट्स। ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, क्योंकि आप देखो इन दोनों का NH2 एक तरफ है, COH एक तरफ है, लेकिन इन दोनों का NH2 COH NH2, सो दे आर एंटी पैरेलल। और दोनों में क्या फर्क है कि जो पैरेलल शीट्स हैं उनमें 180 डिग्री की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन जो एंटी पैरेलल शीट्स हैं उनमें 180 डिग्री की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, राइट। सो पैरेलल शीट्स में not 180 degree hydrogen bonding, लेकिन आपकी जो एंटी पैरेलल शीट्स होती हैं उसमें 180 डिग्री की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। And a matter of fact that all of us should know is that hydrogen bonding is most stable at 180 डिग्री। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 180 डिग्री के एंगल पे बनती है तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए नेचर में देयरफॉर एंटी पैरेलल शीट्स आर मोर स्टेबल, hence more
कॉमन। इसीलिए आप देखो कि हमारे सिस्टम में जो भी शीट्स होती हैं मोस्टली वो एंटी पैरेलल होती हैं। क्यों एंटी पैरेलल होती हैं? क्योंकि एंटी पैरेलल कॉन्फर्मेशन में वो ज्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो रही है। सो दैट इज द सिंपल लॉजिक। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें तो सिंपली पिच इन बीटा शीट is 7 angstrom और number of residues per turn is 2। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पे दोनों की पिच और नंबर ऑफ रेजिड्यूज पर टर्न याद किए थे, यहाँ पे भी हमें करने पड़ेंगे। 7 angstrom is the distance, is the pitch and number of residues per turn is 2। तो इससे आप रेजिडुअल राइज निकाल सकते हो, वो आपका होमवर्क होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिडुअल राइज ऑफ बीटा शीट्स। सो दैट वाज ऑल फॉर बीटा शीट्स। हमने हेलिक्स को डिटेल में कर लिया और हमने बीटा शीट को भी देख लिया। हमने देख लिया पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, क्यों एंटी पैरेलल ज्यादा स्टेबल होता है, या फिर क्यों एंटी पैरेलल ज्यादा कॉमन होता है हमारे सिस्टम में। इसका आंसर भी होपफुली आपको मिल गया होगा। Next, let's talk a bit about non-repetitive structures as well. तो non-repetitive structures में हमने 3 देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था turns। तो turns वहां पे होते हैं, they are the smallest NRS। When I say NRS, I mean non-repeating structures। ठीक है, so that is NRS, non-repeating structure। टर्न्स जो होते हैं वो सबसे छोटे non-repeating structures होते हैं और उनका काम होता है rigidity प्रोवाइड करना। they provide rigidity and they are mostly composed of hydrophobic amino acids। टर्न्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स में भी कौन से होते हैं सबसे ज्यादा? ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। जो अल्फा हेलिक्सेस में सबसे कम प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, वो टर्न्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये होगी टर्न्स की बात। दूसरी आती है लूप्स। सो टर्न्स के बाद वाला जो एनआरएस होता है वो लूप्स होते हैं। Loops are larger than turns। पहली चीज, and they mostly contain hydrophilic amino acids। ठीक है, उसमें हमने बात की थी that they mostly contain hydrophobic amino acids, लेकिन यहाँ पे hydrophilic amino acids ज्यादा होते हैं। Also, one more important point, they are present at the active sites। ये एक्टिव साइट्स एंजाइम्स की हो सकती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस की हो सकती हैं, रिसेप्टर इंटरेक्शंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली एक्टिव साइट्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात हो गई लूप्स की। लास्ट जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है कॉइल्स। कॉइल्स हमें पता होना चाहिए दैट दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट दैट इज नॉट द केस। सबसे ज्यादा अबंडेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है कॉइल्स। ठीक है, रैंडम होते हैं, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें कंबाइंड अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे हमने टर्न्स की बात की कि उसमें हाइड्रोफोबिक होते हैं, लूप्स की बात की उसमें हाइड्रोफिलिक होते हैं, कॉइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉइल्स में दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। हमने रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स देखे, हमने नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स देखे। आई होप समझ में आ गया होगा। Still, if anybody, if you has any doubts at all, feel free to connect. You can comment down, you can join the Telegram channel, you can join the Instagram channel, n number of ways. Just let me know your doubt and I'll try to solve it.
ऑल्सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा यू कैन ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम चैनल कॉल्ड बायोलॉजी लाउंज। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप सिंपली सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा और मज़ा आ रहा होगा बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके लेट मी नो दैट येस वी आर एंजॉइंग दिस सीरीज, है ना। ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।